नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 3 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्रांस ने इजराइल के खिलाफ एक अहम मीटिंग बैठाई है और अगर इस मीटिंग में जितने देश आएंगे उन्होंने सही से काम कर दिया तो शायद अब इजराइल और गजा की जंग रुक जाएगी। और साथ ही यमन की तरफ से बड़ा मिसाइल हमला देखने को मिला है। इस हमले से कितना नुकसान इजराइल को हुआ है ये एक अहम खबर, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही इजराइल ने अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए एक ऐसे सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है कि अब शायद जो इजराइल के दुश्मन है वो कोई भी प्लान बनाएंगे, कोई भी रणनीति बनाएंगे, ये तमाम चीजें इजराइल को फौरन पता चल जाएगी। साथ ही रशिया ने भारत को एक ऐसा गिफ्ट दिया है कि इसको देख के अमेरिका डिस्टर्ब है, पागल हो जाएगा अमेरिका। यानी आज की खबरें बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, आप जिसके भी साथ खड़े हो, क्योंकि आजकल देख रहा हूँ 5-6 लोग आते हैं जो कमेंट करते हैं कि इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जीतेगा। खैर, उनकी क्या ही मानसिकता है, तो आप लोग बढ़ चढ़ के दुआ करते रहें, बाकी जिसकी जैसी मानसिकता वो ऐसे ही दुआ करेगा। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और इस समय सबसे पहली खबर मैं आपको गजा में क्या कुछ इजराइल कर रहा है उसके बारे में बताऊंगा, फिर और खबरें दूंगा। गजा में लगातार इजराइल के हमले तेज हैं। इस समय पिछले 24 घंटे के अंदर गजा के अंदर 109 के करीब लोग मारे गए हैं और साथ ही आज गजा के अंदर रात में भयानक बमबारी देखने को मिली। आमतौर पर रात में गजा के अंदर हमला नहीं करता था इजराइल, लेकिन पिछले 24 घंटे से रात में भी लगातार भयानक बमबारी देखने को मिली। न केवल बमबारी देखने को मिली बल्कि इस हमले में कई सारे लोगों के मरने की भी खबर आई है। इधर वेस्ट बैंक में अभी तक जब से ये जंग शुरू हुई है, जब से वेस्ट बैंक को कब्जा करने का, खाली कराने का ऐलान इजराइल ने किया है, तब से 1032 लोग मारे गए हैं। 1032 लोग, उसमें से 210 के करीब ऐसे हैं जो बच्चे हैं। साथ ही 18,800 लोगों को अरेस्ट कर लिया है इजराइल ने। 18,800, ये कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है। एक बड़ी सी जेल भर जाए, एक पूरा गांव भर जाए, इतने लोगों को गिरफ्तार करने का काम इजराइल ने किया। और साथ ही वेस्ट बैंक के अंदर एक आदेश निकाला इजराइल ने, जो उसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि लगभग 27 किलोमीटर का जो एरिया है उसको कब्जा करेगा, उसको डिमोलिश करेगा, जितने भी घर हैं उनको गिरा देगा, उनको निस्ते नाबूद कर देगा। वहाँ पे फिर से इजराइल के लिए नई तरीके के सेटलमेंट बनाए जाएंगे। अब उसी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों के सामने खड़े हो गए और कहा कि हम अपने घर को गिराने नहीं देंगे। इसके बाद इजराइल की जो पुलिस है वहाँ पे आती है। आने के बाद 8 लोग ऐसे थे जिनको बुरी तरीके से पीटती है, पीटने के बाद गिरफ्तार करती है और इन लोगों को इतनी बुरी तरीके से पीटती है कि आसपास के जो लोग थे वो खुद दहशत में आके अपने घरों को खाली करके चले गए। तो इस समय वेस्ट बैंक में ही सेम तरीके से अत्याचार करने का काम इजराइल की आर्मी, इजराइल की पुलिस कर रही है। लेकिन भले ही वेस्ट बैंक के अंदर, गजा के अंदर ये चाहे जितनी मजबूती के साथ खड़े हों, पूरी दुनिया में बाकी इनका क्या हाल है वो आप जान लीजिए। आज यमन की तरफ से बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। कल तो हमला हुआ ही था जिसमें 4 से ज्यादा जगहों को टारगेट किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, 2 अलग अलग प्लांट्स वाली जगहों को टारगेट किया गया, साउदर्न तेल अवीव को टारगेट किया गया और साथ ही एक पोर्ट को टारगेट किया गया। इन 4 जगहों पे टारगेट कल किया ही था, उसको इजराइल ने झुठला ही दिया। लेकिन आज मजबूरी में इजराइल को अपने मुंह से कहना पड़ा कि आज लगभग 12:02 के आसपास फिर से हमला हुआ है। इसी दोपहर के 12:02 भारत के समय के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि 12:02 के आसपास फिर से हमला हुआ। इतने सायरन बजे हैं कि आप पहले सायरन का वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे तेल अवीव के आसपास के इलाकों में सायरन बजा। अब आप मजाक की बात सुनिए, इतने सायरन बजे, इतनी भगदड़ मची। अब इजराइल की आर्मी का कहना है कि भाई जो ड्रोन आए थे हमने उनको इंटरसेप्ट करके मार के गिरा दिया। चलो अच्छी बात है भाई, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपने मार के गिरा दिया, हम भी मान लेते हैं। लेकिन फिर अगली न्यूज क्या कहती है वो आप सुन लीजिए। इस हमले में जो इजराइल का एयर स्पेस है उसको बंद करना पड़ गया। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि भाई जब मिसाइलें आई, जब ड्रोन आया, आपने उसको मार के गिरा दिया, मार के उसको खत्म कर दिया तो हमला टल गया, तो फिर आपका एयर स्पेस क्यों बंद है? इसका मतलब बड़ा साफ है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट करके यमन ने हमला किया था। ड्रोन जहां पे बम गिराना चाहता था वो बम गिरा चुका था, बाद में उस ड्रोन को मारा गया। इस वजह से बेन गुरियन एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है, शायद रनवे को नुकसान पहुंचा है और कोई भी जहाज अब उतरने की स्थिति में नहीं है। इसी वजह से
यहाँ पे क्या हुआ कि एयर स्पेस बंद करना पड़ा कि भाई अब कोई जहाज अपने यहाँ टेक ऑफ या फिर लैंड करवा ही नहीं सकते। तो असली कहानी कुछ और है, छुपा के ये कुछ और बता देते हैं। अच्छा, ये अपने मुंह से बताते हैं कि भाई मैं अपने दुश्मनों से बहुत बुरी तरीके से जीत रहा हूँ, हमने ईरान को मार दिया, हमने लेबनान को मार दिया, हमने गजा को मार के मिट्टी में मिला दिया, हम यमन को मार दे रहे हैं। अच्छा, इतनी तमाम चीज़ें हैं। अब आपको दो बड़ी खबरें बताता हूँ। जिस हिसाब से इन्होंने यमन के ऊपर हमला करके हूतीस के प्राइम मिनिस्टर को मारा था, उसके बाद यमन ने जब कसम खाई थी, उसके बाद 2-3 बार जब ड्रोन से हमले हुए, आज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि नेतन्याहू की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि हूतीस ग्रुप ने कसम खाई है कि हम नेतन्याहू को बिना मारे सांस नहीं लेंगे। यानी हूतीस ग्रुप की धमकी आ गई, इधर नेतन्याहू की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और इस लेवल पे बढ़ा दी गई कि अलग अलग चीज़ें हुई, उसके बारे में किसी को लोकेशन तक नहीं बताई गई। इसमें से पहली चीज़ आपको बताता हूँ। दरअसल इजराइल ने अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च की है। ये एक स्पाई सैटेलाइट है। इस स्पाई सैटेलाइट की वजह से इजराइल अपने दुश्मनों पे ठीक ठाक तरीके से नज़र रखेगा। कैसे, वो आपको समझाता हूँ। जैसे दुनिया में बाकी जितनी सैटेलाइट होती हैं नॉर्मल वाली, ये पूरी धरती का चक्कर लगाती रहती हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। तो जैसे आज भारत के ऊपर से सैटेलाइट निकली, तो हो सकता है कि 10-15 मिनट 20 मिनट बाद भारत पे वापस आए। कुछ कुछ सैटेलाइट जिनकी स्पीड स्लो है वो 24-24 घंटे बाद लौट के आती हैं। ऐसे हाल में भारत में 20-25 मिनट का, 1 घंटे का ऐसा ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है कि भारत कुछ भी करे किसी को पता नहीं चलेगा। और इसी चीज़ का फायदा उठा के भारत ने परमाणु परीक्षण भी किया था कि सैटेलाइट नज़र रख रहे थे, लेकिन बीच में जो 10 मिनट का गैप था, उसी 10 मिनट में खुदाई का काम हो जाता था, उसी 10 मिनट में तमाम चीज़ों को फिर से सही कर दिया जाता था, और उसी 10 मिनट में वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन लगा के हमने ब्लास्ट कर लिया था। तो 10 मिनट की कीमत इतनी बड़ी है, आप समझ लीजिए। अब इजराइल ने जो अपना स्पाई सैटेलाइट बताया है, जिसका नाम है OFEK 19, OFEK-19, इस सैटेलाइट का काम पूरी धरती का चक्कर लगाना नहीं होगा। ये सैटेलाइट केवल और केवल मिडिल ईस्ट के ऊपर टारगेटेड रहेगा। इसमें बेहद हाई रेजोल्यूशन के कैमरे सेट हैं, ऐसे कैमरे जो चींटी भी चले तो उसको पकड़ने की काबिलियत रखें। इन कैमरों का फोकस यमन पे होगा, इन कैमरों का फोकस ईरान पे होगा, इन कैमरों का फोकस उन तमाम देशों पे होगा जिन देशों से इजराइल की दुश्मनी है। मेन तो ईरान और हूतीज वाली समूह है। तो इन दोनों जगहों पे इस समय इस चीज़ का जो कैमरा होगा, इसी OFEK 19 सैटेलाइट का, वो फोकस्ड होगा। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी इजराइल ने बना ली, अब इसको आसमान में भेजना है। आसमान में भेजने के लिए अगर किसी सैटेलाइट को प्लांट किया जाता है तो पूरी दुनिया के सामने जोर शोर से आदमी ताली पीट के कहता है कि भैया ऐसा है, हमने ऐसी सैटेलाइट बना ली है, हम फला जगह से इसको लॉन्च करेंगे, जिसको भी देखना हो आके देख ले। हम भी यही करते हैं। हमारा जब मंगलयान गया, हमारी जब कोई सैटेलाइट गई, तो हमने बताया कि ये उड़ीसा से लॉन्च होगा, ये दिल्ली से लॉन्च होगा, ये कहीं और से लॉन्च होगा, ये साउथ इंडिया से लॉन्च होगा। इजराइल की आप कहानी सुनिए कि ये भाई साहब इसको लॉन्च तो करने वाले हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजनों की वजह से इसका लोकेशन नहीं बताएंगे, ये लॉन्चिंग लोकेशन कहाँ होगी। यानी इनको इस कदर खतरा है कि कहीं हम लॉन्च करने जाए और यमन की मिसाइलें या फिर ईरान की मिसाइलें आके हमको ठोक ना दें। तो अगर इतना ही खतरा है तो फिर आपका डिफेंस सिस्टम किस काम का? आप जो कहते हैं कि हमारा आयरन डोम इतना मजबूत है, आप जो कहते हैं कि हमारा थार्ड इतना मजबूत है, और आप अपने ही अंदर के एक लॉन्चिंग पैड को सुरक्षा नहीं दे पाए। भारत को देखिए आप, भारत तो ज़्यादा किसी से लड़ाई वड़ाई भी नहीं करता, खुल के करता है, चाइना के पास जाके करता है, इधर कश्मीर में जाके कर देता है। उसे पाकिस्तान से कोई टेंशन नहीं, उसे चाइना से टेंशन नहीं। एक आप हो, इतने बड़े न्यूक्लियर पावर वाले देश बनते हो भाई, अमेरिका का पूरा हाथ है, ऊपर से इतनी फटती है, तो किस बात के नेता हो यार। खैर, अगली खबर का रुख करते। अगली खबर निकल के सामने आ रही है फ्रांस से। फ्रांस ने साफ तौर पे कहा है कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो बेहद गलत हो रहा, और अब फ्रांस को ही कुछ करना होगा। फ्रांस ने सऊदी अरब से बातचीत की और कहा कि 23 सितंबर को एक मीटिंग बैठाई जाए। इस 23 सितंबर वाली मीटिंग में इस बात को क्लियर कर दिया जाए कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक मोर्चा खोला जाए, उस लेवल पे बाइकआउट किया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप झुक जाए, और झुकने के बाद इजराइल को रोक दे। क्योंकि नेतन्याहू ने उस दिन बड़े साफ तौर पे कह दिया था अपनी कैबिनेट से कि अगर मैं सीजफायर करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया है। साफ तौर पे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया, और ये बात फ्रांस के जो राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन, उनको पता चल गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनको ही झुकाने का काम करते हैं। उसके बाद फ्रांस ने अब 23 तारीख को मीटिंग बैठाई है, लेकिन देखने लायक जो बात होगी वो यही होगी कि सऊदी अरब इसमें क्या करता है। क्योंकि झुकाने का काम सऊदी कर सकता है, क्योंकि सऊदी का जो तेल है वो अमेरिका के लिए बड़ा फायदेमंद है। तो सऊदी के तेल पे कंट्रोल सऊदी का अगर है तो सऊदी ब्लैकमेल कर सकता है।
लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि करेगा या नहीं करेगा, ये तो अब खुद देखेंगे आने वाले टाइम में। खैर, इधर इजराइल ने बड़ा दावा किया है और ये दावा अपने आप में बड़ा अजीब भी है। दरअसल आपको याद होगा, एक महिला थी जिसकी बॉडी लौटाई थी हमास ने। इसका नाम था सीरी विवास। सीरी विवास के बारे में आपने खूब सुना था कि जब उसकी बॉडी लौटाई गई तो शुरू में ये कहा गया कि सीरी विवास की बॉडी दूसरे की आ गई। हमास ने कहा भाई कई सारी लाशें रखी थी, हम कंफ्यूज हो गए। उसके बाद बदल के सीरी विवास की लाश आई। आने के बाद सीरी विवास की लाश का जब अंतिम संस्कार हो तो उस टाइम इजराइल में बड़ा धूम मचा था। बड़े लोग सड़कों पे आए थे, सबने कहा था कि हम बदला लेंगे, बदला लेंगे। इजराइल ने उन लाशों को अपने शहरों में घुमाया भी था, बच्चों की भी लाशें आई थी। अब सीरी विवास को जिसने किडनैप किया था वो हमास नहीं था, वो मुजाहिदीन ब्रिगेड था। मुजाहिदीन ब्रिगेड ने जब किडनैप किया था तो उसके जो हेड थे, जिनका नाम था मुसवा सलीम, मुसवा सलीम ने अच्छी खासे तौर पे इजराइल को नुकसान पहुंचाया था। अब फाइनली इजराइल ने बड़ा दावा किया है कि मुसवा सहीन को मार दिया है। इजराइल ने अपने दावे में बताया कि उसने गजा के ऊपर हमला किया और इस हमले में मुजाहिदीन ब्रिगेड के जो टारगेट हेड थे मुसवा सलीम, उनको मारने का काम किया। और इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि मुजाहिदीन ब्रिगेड के साथ गजा के अंदर जो इजरायली फोर्सेज हैं उनका क्लैश जारी है। जो अपडेट होगी आज बताने का वादा भी किया था, तो आज अपडेट आई है कि मुसवा सलीम जो मुजाहिदीन ब्रिगेड के हेड थे उनको मार दिया गया है। अब क्या मुजाहिदीन ब्रिगेड भी कोई बदला लेगा, कोई एग्रेसिव एक्शन लेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, आज रेजिस्टेंस फोर्सेज को काफी नुकसान हुआ है। खैर, अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है लेबनान से। लेबनान में जो कुछ हुआ उसको आप जानेंगे। जानने के बाद आपके दिमाग में बस एक ख्याल आएगा कि यूएन हो गया, यूएस की तो आप बात हटा दीजिए, बाकी जो जितने देश गजा में मदद करने की बात करते हैं ये सच में मदद करते भी हैं या नाटक करते हैं। दरअसल आज यूएन के जो पीस कीपिंग फोर्स है, जिसका जिम्मा ही शांति स्थापित करना है, वो लेबनान गई थी बातचीत करने, हिजबुल्लाह को समझाने बुझाने। इसी दौरान एक ड्रोन आता है और बम गिरा देता है। बम कहाँ, हिजबुल्लाह पे नहीं, जो पीस कीपिंग फोर्स गई थी उनके ऊपर। और इस बात को लेके अब यूएन ने साफ तौर पे कहा है कि इजराइल को पता था कि हमारे लोग वहां पे मौजूद है, उसके बाद भी इजराइल ने बम गिराया। अब एक बात बताओ यूएन, जब तुमको भी पता है कि इजराइल को पता था कि तुम्हारे लोग वहां पे हैं, उसके बाद भी इजराइल ने बम गिराया, तो तुम क्या करोगे? बस आरोप लगाओगे, बस गाली गलौज कर लोगे, बस समझा बुझा दोगे, या फिर उसको बताओगे कि इजराइल गलत है, या फिर कोई एक्शन भी लोगे, या फिर बस ऊपर कुर्सी पे जो बैठे हैं अपनी आम आवाम को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई यूएन में जो ऊपर कुर्सी पे बैठे हैं सब कुछ उनके हाथ में है, जो पीस कीपिंग फोर्स में है, जो UNRW में है, ये तमाम लोग जब जाते हैं तो फिर क्या होता है? मारे जाते हैं। यूएन इनको भेजता है मरवाने के लिए, फिर यूएन कुछ बोलता ही नहीं। तो ये दोगली चरित्र की बात है। खैर, कुछ और अहम खबरें आपको बताता हूँ। सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान के ऊपर ऐसा जलजला आया दोस्तों कि शायद कोई बहुत बड़ा पाप ही अफगानिस्तान का जो अब निकल के सामने आ रहा है। हुआ क्या अब आप जान लें। अफगानिस्तान में परसों भूकंप आया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 6.3 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था, जिस वजह से लगभग 800 के करीब लोग मारे गए थे। लोगों को भागने का मौका नहीं मिला था, घर अचानक से गिरने लगे थे, उन घरों के मलबों में दबा के लोग मर गए। अब वहां पे भारत ने मदद भेजी, बाकी और लोगों ने भी मदद भेजी, लेकिन इससे पहले कि कोई मदद हो पाती, इससे पहले कि अफगानिस्तान के लोगों को कोई राहत मिल पाती, अचानक से दूसरा भूकंप फिर उसी टाइम आ गया। और अब रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि 1400 से ज्यादा लोग मारे गए। पहले भूकंप में 1000 के करीब, दूसरे भूकंप में 1400 से ज्यादा के लोग। और साथ ही एक खबर और सूडान से निकल के सामने आ रही कि यहां पे भी ऐसे नेचुरल डिजास्टर में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो न जाने क्यों 2025 एक ऐसा साल है जो पूरी दुनिया के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। भारत में लोग बाढ़ से मर रहे हैं, पाकिस्तान में शायद 5000 के करीब लोग मर गए। भारत में जानवरों का क्या हाल है मैंने आपको बताया था कि कैसे बाढ़ में बहते चले जा रहे, कोई पूछने वाला नहीं। अफगानिस्तान में 1400 के करीब लोग मर गए, सूडान में 1000 के करीब लोग मर गए, गाजा में 62,000 के करीब लोग मर गए। ये इस तरह से जो लोग मारे जा रहे हैं, शायद 2025 से जो लोग कहते थे कि दुनिया का अंत है, अंत ही दिख रहा। आप सोचिए, अफगानिस्तान में 1400, सूडान में 1000, गाजा की आप बात कर ले तो 64-65,000, इतने लोग मारे गए हैं। क्या ही कहा जाए, किसकी गलती दी जाए? शायद ऊपर वाला ही हमारी किसी गलती से नाराज है, जो टाइम टाइम पे हमें चौंका रहा, जो हमें समझा रहा कि गलती अपनी छोड़ दो, नहीं तो ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर अमेरिका से निकल के सामने आ रही है। अमेरिका लगातार भारत को डराने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका लगातार ये बता रहा था कि भाई पाकिस्तान के पास हम हथियार दे देंगे तो पाकिस्तान तुम पे हमला कर देगा, पाकिस्तान
के साथ हम खड़े हैं, पाकिस्तान से हम प्यार करते हैं। साथ ही ये भी बोला कि रशिया का साथ छोड़ दो, नहीं तो सिचुएशन बड़ी खराब होगी, रशिया तुम्हारे साथ ये कर देगा वो कर देगा। ये तमाम बयान डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो सहयोगी हैं, सलाहकार हैं, उन सब द्वारा जारी किया ही जा रहा था कि रशिया ने बम फोड़ दिया। कैसे, अब आप जानो। दरअसल रशिया ने आज फिर कहा कि भाई साहब, भारत वालों ने कहा कि हाँ भाई साहब बताओ, कह रहे सस्ता तेल लोगे। भारत वालों ने कहा कि यार इतना सस्ता तो देते हो और कितना दोगे। रशिया ने कहा कि यार ले लो यार, बड़े भाई हो अपने। रशिया ने ऐलान कर दिया कि जितना सस्ता तेल मिलता था उससे भी सस्ता तेल मिलेगा। साथ ही रशिया ने एक बात और बोली, कहा कि भाई ये तुमको बड़ा धमकी देते हैं, सिक्योरिटी। एक काम करो, पहले तो तुम्हारे पास जो S-400 है उसके लिए मिसाइलें ले लो, ले जाओ मिसाइल। अच्छा सुनो, एक काम और कर दो, 2 S-400 और ले लो। यानी भारत को 2 S-400 भी दे दिया रशिया ने, साथ ही 2 मिसाइलें का जखीरा जो इन S-400 में फिट बैठेगा, इंटरसेप्टर जो होंगे वो भी दे दिया। और अब आप अहम खबर सुनिए, F-35 की बात होती रही। अब रशिया ने कहा कि अब आप अपना टेंशन छोड़ दो हम पे, हम आपको जो सुखोई Su-57 है वो भी दे देंगे। तो Su-57 देने की भी बात कर दी। यानी एक समझदार देश को जो कुछ चाहिए वो तमाम चीजें भारत को मिली। अब समझदार देश का मतलब क्या है? हरदम रशिया और अमेरिका खिलाफ नहीं रहेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। हरदम हम रशिया और चाइना के करीब नहीं जा सकती, ये बात भी आप समझ लीजिए। जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा हमेशा के लिए नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन हमेशा के लिए नहीं होता। आज के 2 साल पहले आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम चाइना के पास जाएंगे बातचीत करने। आज के 2 साल पहले आपने बिल्कुल नहीं सोचा था कि अमेरिका से हमारी इस तरह से सियासी इख्तिलाफ हो गए कि आज एक दूसरे के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। आपने 6 महीने पहले तक भी नहीं सोचा था कि भारत कोई ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर देगा पाकिस्तान के ऊपर। आपने 4 घंटे पहले भी नहीं सोचा था कि क्या अफगानिस्तान में दोबारा ऐसे ही जलजला जाएगा। तो जियोपॉलिटिक्स में चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। आज रसिया से हमारी नजदीकी है तो हमें जितना फायदा मिलता है, एक समझदार नेता वही होता है उतना फायदा वसूल ले। मोदी जी को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा तेल खरीद ले, ताकि हमारे पास तेल का रिजर्व इतना हो कि 10-15 साल तक हमें कोई टेंशन ही ना हो और हम अपने हिसाब से मोनोपोली क्रिएट कर सकें। हमारे पास इतने हथियार आ जाए सस्ते दामों पे कि हमें कोई टेंशन ही ना हो। और एक समझदार नेता ऐसा करता है, क्योंकि आज रशिया मजबूर है, दे रहा। कल को रशिया से जब सैंक्शन हट जाएगा तो रशिया भी मार्केट प्राइस पे हमें बेचेगा। भाई ऐसा क्यों करेगा कि पूरी दुनिया को महंगा दे, भारत को सस्ता? वो तो आज उसके पास रास्ता नहीं अपना तेल बेचने का, तो भारत को दे रहा। भारत उसको महंगे दामों पर दुनिया में बेच रहा, भारत भी पैसा कमा रहा, रशिया को भी प्रॉफिट दे रहा। तो ये चीजें हमेशा नहीं रहेंगी, इस बात को आप याद रखिएगा। आज भारत है, कल उसका कोई और दोस्त होगा, तो जब तक फायदा मिल रहा भारत को ले लेना चाहिए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, और थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।